बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी किस चीज की, कोशिका झिल्ली की या जीव द्रव्य झिल्ली की। ठीक है, आज भी थोड़ा सा भाग उसका रह रहा है जिसे हम समाप्त करेंगे और पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या, कोशिका भित्ति। तो बेटा जी आज वैसे तो हम यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं और उस यूकैरियोटिक कोशिका में आज हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली का थोड़ा सा भाग जो बच गया वो बात करेंगे और फिर बात करेंगे किसकी, कोशिका भित्ति की। ठीक है, फिर मैं लेकर आऊंगा बेटा जी क्या, क्विज। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। बात कर रहे हैं किसकी, यूकैरियोटिक कोशिका की। और इस यूकैरियोटिक कोशिका में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था क्या, कोशिका झिल्ली, या इसको हम प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली बोलते हैं। अब इसके बारे में मैंने कई सारी चीजें आपको बता दी थी। ठीक है, लास्ट में जो टॉपिक रह रहा है इसमें वो था कि कोशिका झिल्ली जो है इसकी संरचना के लिए, ध्यान से सुनना, इसकी संरचना जो होती है उस संरचना को या और उसके कार्य को, ध्यान से सुनना, दोनों चीजें, संरचना और कार्य दोनों बताए गए थे। एक ऐसा नमूना जिसको हम आज तक मानते हैं जिसका नाम था तरल किमरीर नमूना। ठीक है, जो किसने दिया था, मेरे ख्याल से आप सभी को याद होगा, 1972 में सिंगर और निकोलसन, रॉबिन्सन नहीं, कौन, सिंगर और निकोलसन, उन्होंने ये नमूना प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने उसकी संरचना भी बताई और कार्य भी बताया। अब देखिए संरचना तो मैंने आपको बता दी थी, क्या बताई थी, याद आ रहा है, देख लीजिए एक बार, कि लिपिड की दो स्तरें हैं। देखिए ये शीर्ष है, ये पूंछ है, उसी प्रकार शीर्ष है, पूंछ है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इट मींस लिपिड की तो दो स्तरें थी। ठीक है, जो एक तरलीय प्रकृति दर्शा रही थी, कैसी प्रकृति दर्शा रही है, तरलीय प्रकृति। ठीक है, जबकि प्रोटीन जो थे यहां पर वो दो प्रकार के थे, एक थे परिधीय और एक थे अंगभूत। अब देखिए ये वाले जो है ये बिल्कुल परिधि पर मिल रहे हैं, ये वाले परिधि पर मिल रहे हैं। ठीक है, अंगभूत कौन से थे बेटा जी, जो टोटली कहां होंगे, अंदर होंगे, मतलब इसके अंदर ही है, दिखा नहीं रखे, सिर्फ समझाने के लिए, टोटली कहां होंगे, अंदर होंगे, इस तरीके से। ठीक है, और अंगभूत जो थे वो भी दो प्रकार के थे, कौन कौन से, एक थे पूर्ण रूप से वास्तविक, क्या थे, आपके अंगभूत थे, और एक थे आपके आंशिक। अब ये वाले जो थे, ये वाला जो आपको दिख रहे हैं, ये वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, ये क्या है बेटा जी, आंशिक है। क्या बोलते हैं इनको, आंशिक। ठीक है, तो ये तो हमने देख ली थी क्या संरचना। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल भी हो सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। देखिए कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड ही होता है, कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार का लिपिड ही होता है। ये वास्तविक लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल एक रूपांतरित मॉडिफाइड लिपिड होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल एक मॉडिफाइड लिपिड होता है, वो यहां पर मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, जल मिलेगा, आयन मिलेंगे, प्रोटीन मिल रहे हैं और लिपिड मिल रहे हैं। ठीक है, अब मेन चीज क्या थी, याद करिएगा, हमने बात करी थी लिपिड और प्रोटीन की। लिपिड की जो स्तर जो है, ये पीले रंग की जो आपको दिखाई दे रही है, ये लिपिड की जो स्तर जो होती है। ठीक है, ये लिपिड की स्तर, ध्यान से सुनना, ये लिपिड की स्तर जो है तरलीयता देती है। क्या देती है, तरलीयता, फ्लूइडिटी देती है, जिसके अंदर ये प्रोटीन तैर रहे हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए नाम क्या था इस मॉडल का, इस नमूने का, तरल किमरीर नमूना। तरल का मतलब कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली में तरलता है, जो कौन प्रदान कर रहा है, लिपिड, जिसके अंदर तैर रहे हैं। कौन बेटा, किमरीर का मतलब तैरना, कौन तैर रहे हैं, ये प्रोटीन तैर, और जिसकी वजह से ये प्लाज्मा झिल्ली या ये कोशिका झिल्ली कैसी हो जाती है, अर्धतरलीय हो जाती है। अब अर्धतरलीय मैंने आपको बता दिया था, एक है पानी, एक गिलास में है पानी और दूसरे गिलास में पानी और भर भर के डाल दी चीनी। एक तरफ तो सिर्फ पानी है और एक तरफ चाशनी है। कौन पूर्ण रूप से तरल है, पानी। कौन पूर्ण रूप से तरल नहीं रह गया, अर्ध तरल रह गया, कौन सा, चाशनी।
तो ये एक तरीके से अर्धतरलीय होती है, जिसमें पानी का कार्य, तरल का कार्य कौन निभा रहा है? लिपिड। जबकि चाशनी बनाने के लिए चीनी डालनी पड़ेगी, और चीनी का कार्य कौन दर्शा रहा है? यहाँ पर प्रोटीन दर्शा रहे हैं जो उसके अंदर तैर रहे हैं। ठीक है, अब फाइनल सी बात तो आ जाएगी ये कि सर संरचना तो समझ में आ गई, इन्होंने ये बताया कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, ये कोशिका झिल्ली जो होती है, ये अर्ध तरलीय है। अर्ध तरलीय में का मतलब क्या था? जिसमें प्रोटीन, ध्यान से सुनना, प्रोटीन लिपिड की स्तर में, ध्यान से सुनना, लिपिड की स्तर में तैर रहे हैं। लिपिड की स्तर में तैर रहे हैं कौन बेटा जी? आपके प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कैसी होती है ये, अर्धतरलीय होती है। क्यों तरलीय? क्योंकि लिपिड जो है वो एक तरलीय भाग बना रहा है। लिपिड जो है एक लिक्विड का काम कर रहा है, लिक्विड का, तरल का काम कर रहा है, जिसमें प्रोटीन चीनी का काम कर रहे हैं, उसके अंदर जाएंगे तो एक तरीके से चाशनी सी बन जाएगी। सिंपल सा था, अर्धतरल बन जाएगा। अब इसका फायदा क्या है? क्या क्या फायदा है समझना इस चीज का कि क्यों है अर्धतरलीय, क्यों ये प्रोटीन तैर रहे हैं। कुल मिलाकर बात आ रही है कि चलो ठीक है, लिपिड हमने मान लिया एक तरीके से तरलीय भाग है, ये प्रोटीन क्यों तैर रहे हैं, इसका फायदा क्या है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या बेटा जी? कोशिका झिल्ली के कार्य की। जब कार्य पढ़ेंगे ना, कार्य, तो ये समझ में आएगा। जब कार्य पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा क्यों प्रोटीन तैर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा सा कार्य है बेटा जी, एक ही कार्य, सिंपल सा, क्या? ये कोशिका झिल्ली, या हम बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली, पारगम्यता को निर्धारित करती है, निर्धारित करती है। किसको आने देना है, किसको जाने देना है, किसको आने नहीं देना, किसको जाने नहीं देना, क्योंकि कैसी होती है बेटा? चयनित पारगम्य होती है ना, तो पारगम्यता को निर्धारित कर रही है। दूसरा, क्या ये पदार्थों के परिवहन को, क्या ये पदार्थों के परिवहन को संपन्न करती है? अब जरा सोचिए, जिसके लिए पारगम्य होएगी, क्या वो परिवहन करेगा या नहीं करेगा? सोचिए, सिंपल सी बात है कि हमने बोला ये पारगम्यता को निर्धारित करती है। हाँ जी, बिल्कुल करती है। कौन? कोशिका झिल्ली। कैसी होती है? कैसी होती है? चयनित पारगम्य, किसी स्पेसिफिक, किसी निश्चित विलय को आने जाने देगी, चयन करेगी। अब जरा सोचिए, जब वो विलय आएगा जाएगा, यानी उसका क्या होएगा? परिवहन नहीं होएगा। तो जरा सोचिए, क्या ये पदार्थों के परिवहन को, सोचिए, क्या ये पदार्थों के परिवहन को निर्धारित कर रही है या नहीं कर रही है? पदार्थों के परिवहन को संपन्न कर रही है या नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। बस खत्म। दोनों चीजें एक दूसरे से सिंपल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे यूं समझ लीजिए एक गेट है। ठीक है, अब ये गेट जो होता है, ये निर्धारित करेगा ये गेट किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। मान लो इस गेट पे मैंने लॉक लगा दिया, इस गेट पे लॉक लगा दिया। ये गेट जो है, मान लो इस गेट पे ना गार्ड बैठा है। यूं सोचो, एक गेट है जिस पर गार्ड बैठा है, गार्ड। ठीक है, गार्ड समझ में आता है ना। एक गेट है जिस पर गार्ड बैठा है। अब वो गार्ड जो होएगा वो डिसाइड करेगा किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। किसने मास्क पहन रखा है, किसने नहीं पहन रखा। जिसने मास्क पहन रखा है वो आ जाए, जिसने नहीं पहन रखा है वो ना आए, है ना। यानी डिसाइड किसने किया? गार्ड ने किया। ठीक है जी, अब वो गार्ड डिसाइड करेगा किसको आने देना, किसको नहीं आने। जिसको आने देना है उसको आने देगा, नहीं आने देगा। क्या उसका परिवहन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सोचिए, तो ये कार्य कौन कर रहा है? कुल मिलाकर गार्ड कौन है यहाँ पर? कौन? कोशिका झिल्ली ही तो है। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि यहां पर वर्ड आ रहा है परिवहन। सब परिवहन की हम बात करने वाले हैं। इसकी बात करने वाले हैं परिवहन की। हालांकि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी क्या बहुत ज्यादा वीक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए।
ठीक है, थोड़ा सा वो रखिएगा, धैर्य रखिएगा मेरी। हाँ, वास्तव में केमिस्ट्री वीक है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए, परिवहन की बात करने वाले हैं, यानी ट्रांसपोर्ट की बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, परिवहन, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह जाता है, क्या कहलाता है? परिवहन। आप बोलेंगे हाँ सर यही होता है। अब देखिए, ये परिवहन जो होता है किसका? पदार्थों का। पदार्थों का जो परिवहन जो होता है, पदार्थों का, मैंने यहां पर पदार्थों का परिवहन जो होता है, जो पदार्थों का परिवहन होता है, बेटा जी ध्यान से सुनना, वो जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। पदार्थों का जो परिवहन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है, ध्यान से सुनना, एक होता है निष्क्रिय परिवहन और एक होता है सक्रिय परिवहन। क्या बोला बेटा? एक होता है निष्क्रिय परिवहन और एक होता है सक्रिय परिवहन। आप ये दोनों शब्द अच्छे तरीके से जानते होंगे। इनको हम बोलते हैं पैसिव, इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो दो तरीके से परिवहन होता है पदार्थों का। अब आप बोलेंगे दोनों में अंतर क्या है? आप में से कई जानते हैं, जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते ध्यान से सुनिएगा बेटा। जब कोई पदार्थ, जब कोई अणु, जब कोई परमाणु, जब कोई यौगिक, कोई भी पदार्थ हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, है ना, चाहे वो पानी हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो वायु हो, कुछ भी हो, जब वो अपनी उच्च सांद्रता या उच्च मात्रा, लिख देता हूं अगर समझ में ना आए, उच्च मात्रा से किधर जाए? निम्न मात्रा की तरफ जाता है, या निम्न सांद्रता की तरफ जाता है, या बोल दीजिए निम्न मात्रा की तरफ जाता है, ठीक है। और जब वो जाता है ना, तो यहां पर ऊर्जा नहीं खर्च होती। क्या बोला हमने? यहां पर कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, ठीक है। तो हमने सीधी सी बात बोली, क्या निष्क्रिय परिवहन क्या होता है? एक ऐसा परिवहन जिसमें पदार्थ जो है, ध्यान से सुनना, पदार्थ जो होते हैं वो अपनी उच्च सांद्रता से या उच्च मात्रा से किधर की तरफ जाते हैं? निम्न मात्रा या निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं। ऐसा परिवहन क्या कहलाता है? निष्क्रिय परिवहन। और जब ये जाते हैं तो कोई ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, मान लो मैंने डीओ लगाई, क्या लगा ली? डीओ, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ डीओ लगाऊंगा मेरे को खुशबू फील होगी, हाँ अभी मेरे को हो रही है, लेकिन इसी रूम में वहां पर किनारे पर कोई व्यक्ति बैठा है, उसको अभी नहीं हो रही है, एकदम से नहीं हो रही, लेकिन मुझे एकदम से हो जाएगी। थोड़ी देर बाद उसको भी फील होगी खुशबू, यानी वो जो खुशबूदार कण थे यहाँ पर, वो धीरे धीरे उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचे? उधर भी पहुंच गए। यानी यहां पर जब छिड़का था तो उनकी मात्रा ज्यादा थी, वहां पर अभी कोने पर इतनी नहीं थी। धीरे धीरे वो कहां गए? अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की तरफ चले गए। हमने कोई ऊर्जा खर्च नहीं करी, सीधा चले गए हैं। ऐसा परिवहन क्या कहलाता है? निष्क्रिय परिवहन कहलाता है, जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। सिंपल सा था, चलें आगे। अब ये जो है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। क्या? कि यहां पर जब कोई पदार्थ अपनी निम्न सांद्रता से, कहां से बेटा? निम्न सांद्रता से या निम्न मात्रा से किधर जाता है? उच्च सांद्रता या मात्रा, तो क्या खर्च होती है? ऊर्जा खर्च होती है। ऐसा परिवहन क्या कहलाएगा? सक्रिय परिवहन। अब इसको ना एक और तरीके से सोचो, समझ में आ जाएगा। सोचो एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है जिस पर आप मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हो, ठीक है। अब जरा सोचिए, जब पहाड़ी के ऊपर जब आप जाओगे
मोटरसाइकिल ऊपर लेकर जाओगे तो रेस देनी पड़ेगी, पेट्रोल खर्च होएगा, ऊर्जा खर्च होएगी, एनर्जी लगेगी, ऊपर जाने में हाँ जाने लगेगी। लेकिन वहीं जब आप ऊपर से नीचे आओगे, यानी ऊपर से नीचे आओगे, उच्च से निम्न की तरफ आओगे, तो आप अपनी मोटरसाइकिल को बंद कर दोगे, अपने आप आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? समझ में आया? तो निम्न से उच्च की तरफ जाओगे तो ऊर्जा खर्च होगी, ऊपर से यानी उच्च से निम्न की तरफ आओगे तो ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। इस तरीके से जो परिवहन होता है वो क्या कहलाता है? एक होता है निष्क्रिय और एक होता है सक्रिय। सिंपल सा मीनिंग, बिल्कुल बच्चों वाली चीज, क्लियर है? चलें आगे, अब ध्यान से सुनना। निष्क्रिय परिवहन जो होता है, ध्यान से सुनना बेटा, हमने बात करी परिवहन, हमने बोला भैया परिवहन जो होता है पदार्थों का वो दो प्रकार का होता है, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। ठीक है, अब निष्क्रिय परिवहन जो होता है, ध्यान से सुनना, निष्क्रिय परिवहन जो होता है वो निष्क्रिय परिवहन जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। क्या बोला मैंने? निष्क्रिय परिवहन जो होता है वो तीन प्रकार से होता है। सबसे पहला विसरण, दूसरा सुसाध्य विसरण और तीसरा होता है परासरण। जिन बच्चों को नहीं पता है कृपया करके ध्यान से सुनना, विसरण, सुसाध्य विसरण और परासरण, ये तीन प्रक्रियाएं जो होती है, कान खोलकर सुनिएगा, ये जो तीन प्रक्रियाएं जो होती हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ये तीनों प्रक्रियाएं जो होती है इनमें परिवहन होता है पदार्थों का। ठीक है, और कहां से कहां होएगा? सोचो, निष्क्रिय की बात कर रहा हूं, कहां से कहां होएगा? उच्च मात्रा से या उच्च सांद्रता से निम्न की तरफ, और यहां पर ऊर्जा खर्च नहीं होगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूं तो चार प्रकार से चार प्रक्रियाएं होती हैं। एक तरीके से मैं बोलूं चार प्रक्रिया, आप बोलेंगे कैसे चार? देखिए, विसरण, सुसाध्य विसरण, परासरण, ये तीनों कैसी होती हैं? निष्क्रिय परिवहन दर्शाती हैं ये तीनों। और बाकी सक्रिय परिवहन कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस हम बोलते हैं सक्रिय परिवहन, जहां पर कोई पदार्थ अपने निम्न से उच्च मात्रा की तरफ जाता है ऊर्जा खर्च करके। अब मुझे यहां पर इन चारों के बारे में, कौन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनके बारे में बताना है। क्यों? क्योंकि मैं कोशिका झिल्ली की बात कर रहा था। कोशिका झिल्ली परिवहन करने देती है, कोशिका झिल्ली चयनित पारगम्य होती है, कोशिका झिल्ली विसरण भी करने दे सकती है, सुसाध्य विसरण भी करने दे सकती है, परासरण भी करने दे सकती है और सक्रिय परिवहन भी करने दे सकती है। समझ में आया? क्या क्या बोला? कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो इन तीनों प्रक्रिया को दर्शा सकती है। चलें आगे, अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साहब विसरण की। आइएगा, विसरण। बेटा जी, विसरण को हम नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ठीक है, हमने बोला, देखिएगा, ये मान लेते कोशिका झिल्ली है और इस कोशिका झिल्ली में क्या है बेटा? ये मान लो प्रोटीन है, ये कौन है? प्रोटीन है, और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो मान लेते सारा का सारा लिपिड है। इतना तो थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लेंगे ना। ये झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर ये जो मैंने गोल गोल बनाए हैं जानबूझकर दिखाने के लिए, ये है मान लेते हैं प्रोटीन, और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो मान लेते हैं लिपिड है। ठीक है, अब देखना, मैंने आपसे बोला, ध्यान से देखना, ये एक पदार्थ है, ये एक क्या है? पदार्थ है। मान लेते हैं ये हार्मोन है। ये तो नाम सुना है ना सभी ने, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने ये नाम नहीं सुना हो। नीट की तैयारी कर रहे हो भाई, हार्मोन नाम तो सुना होगा ना, है ना? ये हार्मोन है। ठीक है, और ये जो हार्मोन जो मैंने यहां पर बनाए हैं, इन हार्मोन्स को यहां से जाना है, यहां इधर की तरफ जाना है। क्यों?
क्योंकि इन हार्मोन्स की जो लाल रंग से दिख रहे हैं, इनकी सांद्रता यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, अब इधर देखना, ये जो हार्मोन होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, हार्मोन जो होते हैं वो दो प्रकार की प्रकृति के होते हैं। हार्मोन जो होते हैं दो प्रकार की प्रकृति के होते हैं। टफ ना पड़ जाए इसलिए आराम से तसल्ली से समझा रहा हूं। एक होते हैं बच्चों, याद रखना, एक होते हैं लिपिड में घुलनशील, क्या होते हैं? लिपिड में घुलनशील, और एक होते हैं जल में घुलनशील। क्या बोला? ध्यान से सुनना, दो प्रकार के होते हैं हार्मोन्स, एक वो जो लिपिड में घुल सकते हैं और एक वो जो जल में घुल सकते हैं। ठीक है, अब सोच समझ कर मुझे बताइएगा, इस झिल्ली में, इस कोशिका झिल्ली में क्या मिल रहा था मैक्सिमम? जल के लिपिड? कॉमन सेंस लगाएं, सोचे, जल बहुत सारा मिल रहा था कि लिपिड बहुत सारा मिल रहा था? ऑब्वियस सी बात है, लिपिड बहुत सारा मिल रहा है ना। ठीक है, अब थोड़ा सा ना सुनना, समझना, देखना। मैंने बोला ये जो हार्मोन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, ये लाल वाले जो हैं, मान लो ये हैं लिपिड में घुलनशील, लिपिड में घुलनशील है ये। ठीक है, अब जरा सोचिए, ये जब यहां से यहां जाएंगे तो बीच में क्या आ रही है? झिल्ली, और उस झिल्ली में क्या है? लिपिड है या नहीं है ना? तो जरा सोचिए, ये सीधा इस झिल्ली में घुलकर आगे चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे? आराम से चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये किसमें घुल सकते हैं? लिपिड में घुल सकते हैं। लिपिड बहुत भरपूर मात्रा में मिल रहा था, घुलेंगे और सीधा चले जाएंगे, कोई रुकावट नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, क्या मैंने आपको दो शब्द बताए थे, तेल और वसा? बताएं, तेल और वसा बोला था ना। तेल भी क्या है? लिपिड है। वसा भी क्या है? लिपिड है, बोला था ना। अब जरा सोचो, मान लो ये लिपिड में घुलनशील है, मान लो ये तेल है, मान लो ये किसके अणु है? ये क्या है? ये हार्मोन जो है, ये मान लो तेल है, और जो कोशिका झिल्ली है उसमें भी लिपिड है और वो भी मान लो तेल है। अब आप मुझे बताएं, क्या तेल तेल में घुल सकता है, नहीं घुल सकता? आप बोलेंगे बिल्कुल घुल सकता है सर। तेल को अगर आप तेल में डालोगे तो वो मिक्स हो जाता है। हाँ, मिक्स हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, तेल में जब आप पानी डालते हो घुलता है? आप बोलेंगे नहीं। इट मीन्स ऐसे हार्मोन जो लिपिड में घुलनशील हैं, ऐसे हार्मोन जो मैंने यहां पर दिखाए हैं, ये वाले, ये सारे के सारे, ये लिपिड में घुलनशील थे, आएंगे कोशिका झिल्ली में, लिपिड में घुलकर आगे की तरफ प्रस्थान कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आराम से चले जाएंगे। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी की जरूरत नहीं है, बस कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ, कोई अणु, परमाणु, यौगिक आदि अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा की ओर जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सामान्य विसरण या सिंपल विसरण। या तो सिंपल क्या बोल दो, विसरण, या बोल दो सामान्य विसरण। ठीक है, बताएं, यहां पर किसी की जरूरत पड़ी ले जाने के लिए? नहीं, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा घुले, घुलकर आगे बढ़ लिए, चलो जी। लेकिन अब जरा सोचिए, ये क्या लिखा? ये हार्मोन, एक और भी तो होते हैं, एक और प्रकार के भी तो हार्मोन है जो जल में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? जल में। यानी ऐसे हार्मोन जो जल में घुलेंगे। किसमें घुलेंगे? जल में। अब जरा सोचिए, जल लिपिड में घुल सकता है? नहीं। जल तेल में घुल सकता है? नहीं। तो जरा सोचिए, ऐसे फिर से बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ये कौन है? प्रोटीन, इधर कौन है? लिपिड, और थोड़ा बहुत जल है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत जल है।
मैंने बोला ध्यान से सुनना, अब मैंने बोला अब जो हार्मोन जो है, अब ये जो हार्मोन है ये है जल में घुलनशील, वाटर सॉल्यूबल है। किसमें? वाटर में सॉल्यूबल है, जल में घुलनशील है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं क्या ये यहां से यहां जा पाएंगे? अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आसानी से जा पाएंगे? अंदर है तेल और ये किस में घुलते हैं? जल में। क्या बोला? सिंपल भाषा में, अंदर है तेल, लिपिड एक तरीके से तेल, अंदर है इस झिल्ली में तेल, लेकिन ये किस में घुलते हैं? पानी में। अंदर है तेल, ये घुलते हैं पानी में। अब पानी तो इतना नहीं है तो ये कैसे जाएंगे भाई? सोचो। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी ना, किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ेगी ना। तो जिसकी सहायता लेनी पड़ेगी वो कौन है? वो है ये प्रोटीन। और कौन से प्रोटीन? ऐसे प्रोटीन जिनका कुछ सिरा बाहर निकला हुआ है और अंदर भी है और बाहर भी है, जिनको हमने बोला था क्या? आंशिक अंगभूत प्रोटीन। दिखाई दे रहा है? अब ये क्या करेंगे? ये प्रोटीन, ध्यान से सुनना, ये प्रोटीन अपने अंदर से, ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं। ये प्रोटीन, ध्यान से देखना, समझना बेटा, ये प्रोटीन अपने अंदर से देंगे जगह एक, इस तरीके से देखिए ये, और मैं दिखा भी दूंगा, रुको एक सेकेंड। ये दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, अब देखिए ये था बेटा जी आपका कौन? आंशिक अंगभूत प्रोटीन था। ठीक है, अब जरा सोचिए, इस आंशिक अंगभूत प्रोटीन ने कहीं ना कहीं, समझना, कहीं ना कहीं बताएं एक पथ दिखाया है या नहीं दिखाया अंदर से जाने के लिए? दिख रहा है आपको? चलो अगर नहीं दिख रहा, यहां पर देखो, देखो इधर इस डायग्राम में देखो, आपको ये तो दिख रहा है ना, ये कौन है? आंशिक अंगभूत प्रोटीन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना, जो इधर की तरफ है और बाहर की तरफ भी है। ये तो समझ में आता है ना कि भैया ये इधर की तरफ भी है, इसका कुछ भाग इधर की तरफ भी है और पूरा अंदर है। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहां पर, गौर से देखिएगा, मैं जो चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहां पर इस डायग्राम को देखिए, इसमें आंशिक अंगभूत प्रोटीन को गौर से देखिए। इस आंशिक अंगभूत प्रोटीन में कुछ नलिका सी दिख रही है ऐसी, दिख रही है ये जगह जाने के लिए, दिख रही है ना? ये खाली जगह जो होते हैं इनको छिद्र बोला जाता है, जो इन प्रोटीन में मिलते हैं। अब आप मुझे बताएं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वे पदार्थ, ध्यान से सुनना, वे पदार्थ जो जल में घुलनशील हैं, जो किस में घुलनशील हैं? जल में घुलनशील हैं, ऐसे पदार्थ सीधा अपने आप तो जा नहीं सकते थे, अपने आप तो सीधा घुलकर जा नहीं सकते थे। इन पदार्थों को यहां से यहां जाने के लिए किसी की सहायता लग रही है या नहीं लग रही है, या किसी की सहायता लेनी पड़ रही है या नहीं लेनी पड़ रही है? किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? इन प्रोटीन्स की लेनी पड़ रही है। ऐसे प्रोटीन, ध्यान से सुनना, ऐसे आंशिक अंगभूत प्रोटीन को हम बोलते हैं, याद रखना, वाहक प्रोटीन। क्या बोलते हैं? वाहक प्रोटीन। समझ में आ गया? और ये ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे हैं, ये कोई ऊर्जा खर्च नहीं कर रहे हैं, ये सीधा
इस जल में घुलनशील जो यहां से होते हुए नहीं जा सकता था, तो इन्होंने रास्ता दिखा दिया, जाओ भाई यहां से चले जाओ, मैं रास्ता दिखा रहा हूं तुम्हें, यहां से चले जाओ। भाई ये तो जिद्दी हैं, देखो ये तो जिद्दी है, इनको तो जाना है, कैसे ना कैसे करके जाएंगे। अब ये वाले तो आसानी से चले गए, रास्ता इनका यहीं से था, लिपिड में घुलकर सीधा चले गए। क्यों? क्योंकि ये लिपिड में घुलनशील थे। लेकिन ये वाले जो हैं, ये हैं तो जिद्दी, जाना तो चाहते हैं इधर, लेकिन लिपिड नहीं जाने दे रहा था। तो सहायता कर दी किसने? प्रोटीन ने। किसने? आंशिक अंगभूत प्रोटीन ने। ऐसे प्रोटीन को हमने क्या बोला? वाहक प्रोटीन। तो जरा सोचिए, क्या ये परिस्थिति सामान्य विसरण कहलाएगी? क्या यहां पर और यहां पर, सोच समझकर मुझे बताएं, सहायता किसकी लेनी पड़ रही है? प्रोटीन की। यहां पर कि यहां पर? आप बोलेंगे सर यहां पर लेनी पड़ रही है। ऐसा विसरण कहलाएगा बेटा जी आपका सुसाध्य विसरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। ना ही यहां ऊर्जा खर्च हो रही है, ना ही यहां ऊर्जा खर्च हो रही है, ना ही यहां पर निम्न से उच्च में जा रहा है, ना ही यहां पर निम्न से उच्च में जा रहा है, दोनों में ही उच्च से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहे हैं। फर्क इतना सा था कि यहां पर जो है किसी की सहारा नहीं लेना पड़ रहा, सीधा अपने आप पदार्थ चला गया, किसी की सहायता नहीं लगी, सीधा घुलकर चला गया। लेकिन यहां पर घुल नहीं सकता था, अघुलनशील था, है ना। तो यहां पर सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं किसी ने सहारा दिया, किसी ने सहायता करी, है ना। तो सुसाध्य का मतलब ही क्या होता है? किसी की सहायता करना। फैसिलिटेट का मतलब ही क्या होता है? किसी चीज को फैसिलिटेट करना, हेल्प करना। तो भैया यहां पर ये है वाहक प्रोटीन, भूल मत जाना, ये कौन होते हैं? वाहक प्रोटीन। और एक और चीज, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, लेकिन याद रख लीजिएगा, ये जो वाहक प्रोटीन के अंदर ये छेद दिख रहा है, इन छेदों को, ये जो छेद दिख रहा है जिससे ये पदार्थ यहां से होते हुए यहां गया, इन छेदों को, वाहक प्रोटीन में जो छिद्र होते हैं, इनको बोला जाता है, याद रखना, छिद्रों को बोला जाता है पोरिन। क्या नाम देते हैं? पोरिन। याद रखना, ये जो छिद्र जो होते हैं, ये वाहक प्रोटीन के अंदर जो छिद्र होते हैं, इनको बोलते हैं पोरिन। अब पोरिन वर्ड आया पोर्स से, और पोर्स को हिंदी में बोलते हैं छिद्र, छेद। ठीक है, तो याद रखना ये पूरी चीज जो मैंने अभी तक आपको बताई। अब जरा सोचिए, हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे निष्क्रिय परिवहन, जिसमें हमने ये 2 पढ़ लिए हैं। अब तीसरा है परासरण। सिंपल होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट देखते हैं। परासरण। अब परासरण बहुत सिंपल सा, कोई भी पदार्थ, मान लो ये हमारी एक झिल्ली है, लेकिन इस बार ये कोशिका झिल्ली नहीं है, ये एक अर्ध, ध्यान से सुनना, ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है? अर्ध पारगम्य। ठीक है, अच्छा एक चीज मेरे से हल्की सी ये मिस्टेक हो गई, मैंने ये बोल दिया कि जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है वो चारों कार्य करती है। नहीं, चारों नहीं करती है, ये कर सकती है, ये वाला कार्य कर सकती है, ये नहीं करती है, ये नहीं करेगी, ये कर सकती है, ये नहीं करती है। आप बोलेंगे क्यों? ये क्यों नहीं करती है? बता रहा हूं, तसल्ली रखना। ये इसलिए नहीं करती है क्योंकि परासरण जो होता है वो हमेशा किससे होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली से। जबकि सोचिए, मैंने क्या बोला? परासरण हमेशा किससे होगा? अर्ध पारगम्य झिल्ली। जबकि कोशिका झिल्ली किससे होती है? चयनित पारगम्य। आया? समझ में आया? मीनिंग क्लियर है? ये चीज क्लियर है? तो बेटा जी, कोशिका झिल्ली जो होती है, इन चारों परिवहन में से कौन सा परिवहन दिखाती है? निष्क्रिय में कौन सा? विसरण, सुसाध्य विसरण, और सक्रिय परिवहन दर्शाती है। निष्क्रिय का परासरण नहीं दर्शाती है। क्यों? क्योंकि परासरण हमेशा, याद रखना, किससे होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली से। जबकि हमारी जो कोशिका झिल्लियां होती हैं वो कैसी होती है? चयनित पारगम्य। ठीक है, चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब परासरण होता क्या? परासरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑस्मोसिस। होता क्या है? जल्दी से देखिएगा बेटा जी, यहां पर जल था, समझना जल्दी से, ये ए जार है, ये बी जार है, दोनों जार के बीच में हमने लगा दी है एक अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या लगा दी है बेटा जी? अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दी है। ठीक है, ये हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली है। किसके बीच में बच्चे? किसके बीच में? 2 जार के बीच में। इधर पानी है, कौन है बेटा? पानी, जल। और जल कौन होता है? मैंने आपको पहले भी बताया, विलायक।
जल कौन होता है? विलायक। चलो जी, यहां पर भी पानी है, देखिएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां पर भी विलायक है, यहां पर भी विलायक है, यानी यहां पर भी जल है, यहां पर भी जल है, ठीक है। अब मैंने डाली चीनी, ध्यान से सुनना, मैंने डाली क्या? चीनी। मैक्सिमम बच्चे परासरण भूल जाते हैं, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे अगर ध्यान से शांति से सुनेंगे तो। ध्यान से सुनेंगे, यहां पर पानी है यानी विलायक है, यहां पर भी पानी है, जल है, यानी यहां पर भी विलायक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब मैंने डाली चीनी, क्या डाली? चीनी। चलो जी देखो, ये मैंने डाली चीनी, ये चीनी के टुकड़े डाले मैंने यहां पर, ठीक है, डाल दी क्या? चीनी। और चीनी क्या है? यहां पर विलय है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, यहां पर अगर मैं चीनी इतनी सी डाल रहा हूं, केवल पांच दिख रहे ना आपको चीनी के अणु, कितने डाले? 5। अब मैं यहां पर 500 डालूंगा, क्या डालूंगा? 500 डाल रहा हूं, यहां पर केवल 5 डाले, यहां पर 500 डाला। अब थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लगाइएगा, एक गिलास जिसमें पानी है, एक गिलास जिसमें पानी है ना, ध्यान से सुनना, एक गिलास जिसमें पानी भरा हुआ था और आपने, ध्यान से सुनना, आपने सिर्फ थोड़ी सी चीनी डाली, थोड़ी सी, और एक गिलास जिसमें पानी उतना ही भरा हुआ था, जिसमें पानी उतना ही भरा हुआ था, लेकिन भर भर के आपने चीनी डाल दी। अब आप मुझे बताएं चाशनी कहां बनेगी? बताएं बताएं बताएं, चाशनी कहां बनेगी? यहां बनेगी ना। अब थोड़ा सा एक चीज बस इतनी सी सोच लेना, ये चीनी क्या करेगी? ये चीनी बेटा पानी में जब घुलेगी तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, पानी को अवशोषित कर लेगी। कौन? चीनी कर लेगी। अब पानी को जब वो एब्जॉर्ब कर लेगी, पानी को अवशोषित कर लेगी, तो जरा सोचिए पानी की मात्रा कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और अगर पानी की मात्रा अगर कम हो जाएगी तो दिमाग लगाएं, ये जो गिलास जो है इसमें जो चाशनी बनेगी वो इस तरीके से जब गाढ़ी हो जाएगी तो पानी का स्तर कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बस इतना सा सोचना। अगर एक गिलास जिसमें मैंने चीनी ना के बराबर डाली, 1-2 दाने डाल दिए, और एक गिलास जिसमें भर के मैंने चीनी डाल दी है, तो पानी का स्तर कम नहीं हो जाएगा? वो चीनी किसको एब्जॉर्ब कर लेगी? पानी को। कर लेगी नहीं कर लेगी? गाढ़ी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? वो चाशनी बन जाएगी नहीं हो जाएगी? जब चाशनी बन जाएगी तो पानी का स्तर कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि चीनी ने जल को क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया, है ना। अब आप मुझे बताइए, यहां पर अगर मैं भर भर कर अगर मैं चीनी डाल दूंगा, भर भर कर चीनी डाल दूंगा, चलो डाल भी देता हूं, भर भर कर अगर मैं चीनी डाल दूंगा तो सोच समझ कर मुझे बताना, यहां पर जल की मात्रा कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सोचना, जल की मात्रा कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? आप बोलेंगे हाँ सर जल की मात्रा हो जाएगी कम। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी, हो जाएगी, जल की मात्रा हो जाएगी कम, क्योंकि भर भर के क्या डाल दिए? चीनी। अब जरा दिमाग लगाना, चीनी यहां पर भी है और चीनी क्या है? विलय है। चीनी यहां पर भी है, चीनी यहां पर भी है, यहां पर भी विलय है, विलय यहां पर भी है, लेकिन विलय की मात्रा कहां ज्यादा है? आप बोलेंगे सर ए जो था ना जार, उसमें विलय की मात्रा कम है, चीनी यहां कम है, जबकि यहां पर चीनी यानी विलय की मात्रा है ज्यादा, है ना। अब आप मुझे बताएं, बस इतना सा कंसेप्ट मैं आपसे पूछने वाला हूं, क्या ये 2 जार समझ में आ गए आपको? ए जार जिसमें पानी था, बी जार उसमें भी पानी था, दोनों में पानी बराबर था। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ए जार जिसमें पानी था, बी जार उसमें भी पानी था, पानी दोनों में बराबर था। यहां पर थोड़ी सी चीनी डाली, यहां पर पूरा बोरा डाल दिया, मान लेते हैं किसका? चीनी का। वो चीनी घुल जाएगी पानी में तो पानी का स्तर कम हो जाएगा। चीनी ने किसको अवशोषित कर लिया? चीनी ने पानी को अवशोषित कर लिया, पानी में घुल गई है तो पानी का स्तर हो जाएगा कम। और पानी का स्तर अगर कम हो गया तो अब आप मुझे बताएं विलायक कहां ज्यादा है? यहां ज्यादा है जल कि यहां ज्यादा है जल? अब सोचो, यहां पर विलायक क्या है? ज्यादा है। और यहां पर विलायक अब क्या हो गया? कम हो गया। हो गया नहीं हो गया? क्यों कम हो गया? क्योंकि भर भर के क्या डाल दिया था? विलय डाल दिया था।
समझ में आया? अब मुझे इतनी सी बात, बस इतनी सी बात बता दो, क्या मैंने आपको पारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनित पारगम्य, अपारगम्य झिल्लियां बताई थी? याद करिए, बताई थी। क्या मैंने आपको अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं बताई थी? बताई थी। मुझे बताओ, अर्धपारगम्य झिल्ली केवल और केवल किसको आने जाने दे सकती है? सोचो, केवल किसको आने जाने दे सकती है? सोचो। अगर आप आंसर सही देंगे इट मींस आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, अगर आप आंसर गलत देंगे इट मींस आपकी पढ़ाई सही से नहीं हो रही है। देख लो आप, ठीक है? बताएं मुझे अर्धपारगम्य झिल्ली केवल किसके लिए पारगम्य होती है? केवल विलायक को जाने देती है। याद रखना, केवल विलायक के लिए पारगम्य होती है, यानी जल के लिए पारगम्य होती है, विलय को आने जाने नहीं देती। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, परासरण पढ़ रहे हैं और परासरण किसका प्रकार है? सोचो, परासरण किसका प्रकार है? कैसा है? निष्क्रिय परिवहन होता है। निष्क्रिय परिवहन का मतलब जब कोई पदार्थ कहां से कहां जाएगा? अपनी उच्च मात्रा से निम्न मात्रा में बिना ऊर्जा खर्च किए। अब आप मुझे बताओ, यहां पर क्या परासरण होगा? हाँ होगा। कौन जाएगा ए से बी में, बी से ए में? कौन जाएगा? भैया आप बोल रहे बीच में जो झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है, केवल किसको जाने देगी? विलायक को। अब आप मुझे बस आंसर बता दो, विलायक ए से बी में जाएगा कि बी से ए में जाएगा? बस सोचो, परासरण एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन है और निष्क्रिय परिवहन में कोई भी पदार्थ कहां से कहां जाता है? अपनी उच्च मात्रा से निम्न। ये झिल्ली केवल विलायक को जाने देगी। अब विलायक कहां से कहां जाएगा? अपनी उच्च मात्रा से निम्न, क्योंकि ये परासरण निष्क्रिय परिवहन होता है। अब जरा सोचिए, विलायक जाएगा कहां से कहां जाएगा? ए से बी के बी से? आप सीधा बोलेंगे सर ए से बी की तरफ जाएगा। पानी जो है ए से बी की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि जल यानी विलायक की यहां पर मात्रा है ज्यादा, यहां पर मात्रा है कम, तो विलायक यहां से यहां जाएगा। यही होता है क्या? परासरण। अब बताओ, क्या आज के बाद भूलोगे? नहीं, कतई मत भूल जाना इस चीज को। किसको बेटा जी? परासरण को। ठीक है, याद रख लेना इस चीज को। मैंने पूरा कंसेप्चुअली बताया है ताकि आज के बाद कभी ना भूलो। ठीक है, चलें आगे। केमिस्ट्री समझ में आ रही है? जितनी मेरे को आती है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। देखो बेटा, अगर आपको लगे मेरे को नहीं आती तो प्लीज माफ करिएगा। मेरे को जितनी आती है ना, क्योंकि ये केमिस्ट्री का भाग होता है, रसायन विज्ञान का भाग होता है, जितनी आती है मैं उतनी बता रहा हूं। नहीं समझ में आए तो कृपया करके माफ करना, केमिस्ट्री वाले सर और अच्छे तरीके से बता देंगे, लेकिन जितना मुझे आता है मैंने वो आपको बता दिया। ये है परासरण, ये था सुसाध्य विसरण, ये था विसरण, और ये तीनों थे आपके क्या? निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, अब बात करते किसकी? सक्रिय परिवहन की। आइए, चौथा, सक्रिय परिवहन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना, समझना जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, मैंने इंग्लिश में भी नाम लिख दिया, परासरण, ऑस्मोसिस, सुसाध्य विसरण, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, विसरण, डिफ्यूजन। मैं देखना चाह रहा था कि मैं इंग्लिश में लिखा है नहीं लिखा। हाँ जी, लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, सक्रिय परिवहन की हम बात कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि सर यहाँ पर ऊर्जा खर्च होने वाली है, पदार्थ जो है अपनी निम्न सांद्रता से उच्च में जाने वाला है। ठीक है, अब देखिए, ये एक झिल्ली है। ठीक है, इस झिल्ली में क्या है भैया? प्रोटीन है। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाए हैं ये प्रोटीन है। इसमें कुछ एक अलग सा हटके प्रोटीन दिख रहा है आपको? ये आप बोलेंगे हाँ सर ये भी प्रोटीन है बेटा, सिर्फ अलग सा हटके दिखाने के लिए। ठीक है, ये जो प्रोटीन मैंने आपको दिखाया इनको मैं प्रोटीन को बोल रहा हूं वाहक प्रोटीन। जरा आंसर दीजिए, वाहक प्रोटीन कौन सी प्रक्रिया में शामिल थे? कौन सी प्रक्रिया में शामिल थे? जरा सोचिए। अभी अभी मैंने आपको बताया था वाहक प्रोटीन कौन सी प्रक्रिया में शामिल थे? सुसाध्य विसरण। ये प्रोटीन दिख रहा है, कुछ अलग सा दिखाया है ना, कुछ बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, यहां पर मान लेते हैं अब कोई पदार्थ है, उसको यहां से यहां जाना है।
कहां से कहां जाना है बेटा जी? मान लेते ये जगह ए है, ये जगह बी है। ए से बी की तरफ जाना है। कहां जाना है? ए से बी की तरफ जाना है। बीच में आ गई झिल्ली, और इस झिल्ली में है क्या? लिपिड। लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, अब मान लेते हैं ये पदार्थ जो है, अब यहां पर ना जरूरत नहीं है हमें लिपिड में घुलनशील या जल में घुलनशील, यहां पर अब कोई मतलब ही नहीं है। चाहे ये लिपिड में घुलनशील हो, आप बोलेंगे सर लिपिड में घुलनशील होगा तो चला जाएगा। अरे भैया, निम्न सांद्रता से उच्च में जाना है, निम्न से उच्च में जाना है, निम्न से उच्च में जाना है, निम्न से उच्च में जाना है। क्या खर्च करनी पड़ेगी? ऊर्जा। कौन करेगा? मान लो ये जल में घुलनशील है, फिर भी जाना कहां से? निम्न से उच्च में जाना है। क्या करनी पड़ेगी? खर्च करनी पड़ेगी ऊर्जा। कौन करेगा? है ना, यही पूछेंगे ना कि ये तो समझ में आ गया कि सर सक्रिय परिवहन है, जहां पर कोई पदार्थ निम्न मात्रा या सांद्रता से कहां जाएगा? उच्च मात्रा या सांद्रता की तरफ जाएगा। लेकिन जाते हुए अपने आप तो जा नहीं पाएगा। खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, बहुत बेसिक सी चीज है। आपकी मोटरसाइकिल अपने आप पहाड़ चढ़ सकती है क्या? आप मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और पहाड़ी है ना, आपने मोटरसाइकिल चालू नहीं करी, क्या मोटरसाइकिल बिना चालू किए, बिना इंजन चलाए, बिना पेट्रोल जलाए, बिना रेस दिए, क्या आप अपने आप ऊपर चले जाओगे? नहीं। लेकिन वहीं आप अगर पहाड़ी के ऊपर हो, आपने इंजन चालू नहीं किया, आपने बाइक का रेस नहीं दी, कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप बैठे हो, अपने आप आ जाओगे या नहीं आ जाओगे? बस वही चीज है। क्या ये पदार्थ अपने आप जा सकते थे क्या? अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ अपने आप आ सकते थे? नहीं। क्या इनको लाना पड़ेगा? इनको यहां से यहां भेजना पड़ेगा। कौन भेजेगा? जो भेजेगा वो करेगा क्या? ऊर्जा खर्च। उसे करनी पड़ेगी ऊर्जा को खर्च, क्योंकि इसका यहां पर जाना जरूरी है। इस पदार्थ का यहां से यहां जाना जरूरी है, तो इसको यहां से यहां लाने के लिए करनी पड़ेगी ऊर्जा खर्च। अब कौन करेगा? तो मैंने यहां पर कुछ ये प्रोटीन बनाने की कोशिश करी, अलग से दिखाने की। ऐसा नहीं होता, सिर्फ समझाने के लिए एक अलग से प्रोटीन बनाने की कोशिश करिए। ये प्रोटीन बेटा, ये प्रोटीन इन पदार्थों को यहां से यहां भेजेंगे, यहां से यहां लाएंगे, यहां से यहां लाएंगे, और लाते हुए क्या खर्च करेंगे? इसको पकड़ा और फेंका, पकड़ा और फेंका। क्या खर्च कर रहे हैं? ऊर्जा। क्या खर्च कर रहे हैं? ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। और ये प्रोटीन, ध्यान से सुनना, ये प्रोटीन जो ऊर्जा खर्च करेंगे, ऊर्जा खर्च करेंगे, इन प्रोटीन्स का नाम याद रखना, भूल मत जाना बेटा जी। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं वे प्रोटीन, ध्यान से सुनना, वे प्रोटीन जो सक्रिय परिवहन में सहायता करते हैं। उन्हें, ध्यान से सुनना, उन्हें बोला जाता है पंप प्रोटीन। याद रखना, क्या बोलते हैं? पंप। याद रखना, क्या बोलते हैं? पंप प्रोटीन। क्या बोलते हैं उन्हें? पंप प्रोटीन, जो ऊर्जा खर्च करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, थोड़ा सा पीछे इस डायग्राम की तरफ। जरा इस डायग्राम को देखो। क्या आपको ये प्रोटीन दिख रहा है? हरे से रंग का दिख रहा है। ये है मान लो पंप प्रोटीन, और ये था आपका वाहक प्रोटीन। वाहक प्रोटीन किस चीज में सहायता करेगा? सुसाध्य विसरण में। पंप प्रोटीन किस चीज में सहायता करेगा? सक्रिय परिवहन में। ये ऊर्जा नहीं खर्च करेगा, ये केवल रास्ता देगा। ये ऊर्जा खर्च करके उसको पकड़कर अंदर लाएगा। ये कौन? पंप प्रोटीन। तो बेटा जी याद रखना है, आपने भूलना नहीं है क्या, कि पंप प्रोटीन जो होते हैं ये वो प्रोटीन होते हैं जो
ऊर्जा खर्च करते हैं और किसी भी पदार्थ को निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ लेकर आते हैं। प्रक्रिया कहलाती है सक्रिय परिवहन। अब आपने याद रखना है, हमारी आपकी जितने भी जीव हैं सभी की कोशिका झिल्ली में पंप प्रोटीन भी है, वाहक प्रोटीन भी है, यानी कहीं ना कहीं सुसाध्य विसरण भी हो सकता है, सक्रिय परिवहन भी हो सकता है और सामान्य विसरण तो हो ही रहा था, है ना। क्या नहीं होता? परासरण नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए चाहिए होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली। आई होप मीनिंग समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, तो ये बेटा जी मैंने आपको बताई हैं 4 प्रक्रियाएं। किस चीज की? परिवहन की 4 प्रक्रियाएं। परिवहन 2 प्रकार का था, एक निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय के प्रकार बता दिए कौन कौन से होते हैं। अब ये चीज आपने याद रखनी है कि ये मैंने क्यों बताया। सोच समझकर मुझे बताना कि प्रोटीन अंग अगर अंदर तैर रहे हैं तो वो हिल सकते हैं या नहीं हिल सकते? सोचो। मैंने बोला था अर्ध तरलीय प्रकृति का मतलब क्या था? मैंने बोला था ये प्रोटीन लिपिड में तैर रहे हैं। क्यों तैर रहे हैं? यही प्रश्न था ना कि सर क्यों तैर रहे हैं, क्या फायदा है? अब जरा सोच समझकर मुझे बताएं, इस प्रक्रिया में सोचो, इस प्रक्रिया में ये जो प्रोटीन था क्या ये हिल सकता है या नहीं हिल सकता? जब ये हिलेगा, हिलकर इसको पकड़ेगा, इन अणुओं को पकड़कर यहां लाएगा तो इसको पकड़कर इसे घूमना पड़ेगा, इनको पकड़कर इसे घूमना पड़ेगा। तो जरा सोचिए, घूमने के लिए कहीं ना कहीं अंदर तरल होना चाहिए तभी तो घूम पाएगा। सोचो एक झिल्ली है जिसके अंदर मैं पंप प्रोटीन हूं, है ना, मैं पंप प्रोटीन हूं, मैं एक झिल्ली के अंदर हूं, यहां से पकड़कर यहां भेजना है तो उसको पकड़ूंगा और पकड़कर यूं लाऊंगा ना तो मैं हिला के नहीं हिला, बिल्कुल हिला। तो हिलने के लिए इस झिल्ली के अंदर तरलीयता होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए? तो तरलीयता कौन दे रहा है? लिपिड दे रहा है। और हिलडुल कौन रहा है? प्रोटीन हिलडुल रहा है। क्यों हिलडुल रहा है? ताकि वो पदार्थों के परिवहन करा सके। आई होप अब जाकर एक एक बिंदु आपको समझ में आ गया होगा किसका? कोशिका झिल्ली का। क्लियर है? तो ये थी बेटा जी हमारी कंप्लीट कोशिका झिल्ली। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं किसके बारे में? कोशिका झिल्ली के बारे में। एक भी बिंदु इससे बाहर नहीं जाएगा आपका नीट के एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद कोशिका झिल्ली के बाद बात आती है किसकी? कोशिका भित्ति की। अब नेक्स्ट जो संरचना जो हम पढ़ने वाले हैं एक यूकैरियोटिक कोशिका में, उसका नाम है कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ठीक है, अब कोशिका भित्ति से कुछ कुछ चीजें मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। क्या क्या बिंदु दर बिंदु चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, कोशिका भित्ति दृढ़ होती है या नहीं होती? सोचिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाँ जी, कैसी होती है? दृढ़ होती है। कैसी होती है? दृढ़ होती है, कठोर होती है, निर्जीव होती है। क्या ये मैंने आपको पहले भी बताया? जब हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ी थी तब भी बताया था, नहीं बताया था? हाँ बिल्कुल। दृढ़ कठोर निर्जीव आवरण होता है, जिसे हमने क्या बोला है? कोशिका भित्ति। अब ये बताने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक सी चीज है, छोटा सा बच्चा समझ जाएगा। किसके बाहर मिल रही है? कोशिका झिल्ली के बाहर मिल रही है। किसके बाहर मिल रही है बेटा? लिखो, लिख देता हूं। कोशिका झिल्ली के बाहर मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो जी, कोशिका झिल्ली के बाहर मिल रही है। चलो जी, किस में मिल रही है? जंतुओं में नहीं। किस में मिल रही है? ये मिल रही है बेटा जी शैवालों में। शैवाल नाम सुना है? एल्गी बोलते हैं ना। और शैवालों का अध्ययन बोले तो नहीं है? याद है शैवालों का अध्ययन क्या था? याद करिए, फाइकोलॉजी, एल्गोलॉजी बताया था ना। शैवालों में मिल रही है। ठीक है, और किस में मिल रही है बेटा जी? ये पादपों में मिल रही है और ये कवक में मिल रही है। ठीक है, मुख्य रूप से इन जीवों में मिल रही है कौन? कोशिका भित्ति।
अब इनमें कोशिका भित्ति किस किस पदार्थों से बनी हुई है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना सा कि दृढ़ होती है, कठोर होती है, निर्जीव आवरण होता है, कोशिका झिल्ली के बाहर मिलती है। किसमें मिल रही है? इन जीवों में मिलती है। कौन बेटा जी? कोशिका भित्ति। बताएं, ये सिंपल सी बात समझ में आ गई है। चलें, 3 बिंदु क्लियर है। चौथा, सबसे पहले किसने, या मैं बोलूंगा खोज किसने करी कोशिका भित्ति की? सोचो 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 सोचो, जल्दी से सोचो। कोशिका भित्ति की खोज किसने करी है? खोज याद आ रहा है आपको? याद करिए। कोई मधुमक्खी का छत्ता था और उस मधुमक्खी के छत्ते में कुछ इस तरीके से धारियां दिख रही थी। याद करिए, बताया था आपको। भूल गए होंगे। जो भूल गए हैं गलत बात है, जो नहीं भूले हैं अच्छी बात है। याद करिए, ये कोशिका थी। याद आ रहा है? किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने देखी थी ना। अब रॉबर्ट हुक ने इन कोशिकाओं में क्या देखा था? क्या रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका देखी थी कि मृत? कौन सी थी ये? मृत। और इन मृत कोशिकाओं में मात्र क्या चीज मिल रही थी? ये तो सोचो। क्या यहाँ पर जीव द्रव्य था? नहीं। कोशिका झिल्ली थी? नहीं। कोशिका द्रव्य था? नहीं। कोशिका द्रव्य में अंगक थे? नहीं। केंद्रक था? नहीं। कुछ भी नहीं था। केवल क्या थी? कोशिका भित्ति थी। कोशिका भित्ति थी। तो कृपया करके पुराने लेक्चर्स मत भूलिएगा। तो जरा सोचिए, अगर ये संरचना रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले देखी तो इस संरचना में सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? कोशिका भित्ति देखी। तो यही तो बोला मैंने, खोज किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने। खत्म, खल्लास, इतनी सी बात। क्या? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम खोज करी किसकी? कोशिका भित्ति की। बताएं, इतनी सी बात समझ में आ गई है? कंफ्यूजन तो नहीं था? चलें आगे। अब आगे चलते हैं बेटा जी। 5वां बिंदु, कार्य क्या है? क्या क्या कार्य हैं कोशिका भित्ति के? सोचिए, ये कोशिका भित्ति के कार्य क्या हैं? क्या ये, पहला कार्य ध्यान से सुनना, क्या ये, ध्यान से सुनना, क्या ये यांत्रिक हानियों से बचाती है? यांत्रिक हानियों से बचाती है। अब आप बोलेंगे सर यांत्रिक हानियां क्या होती हैं? सपोज मान लेते हैं ये कोशिका है, मान लो ये कोशिका है, इसको मैंने मुक्का मारा, इसको हानि पहुंच सकती है? पहुंच सकती है। ऐसी हानि जो फिजिकली होती है ना, कोई धक्का लगा, कुछ पदार्थ गिरा, कुछ पत्थर मार दिया, ऐसी हानियां क्या कहलाती है? यांत्रिक हानि, मैकेनिकल प्रेशर होते हैं। अब जरा सोचिए, ऐसी हानियों से बचाने का कार्य कौन कर रही है? कोशिका भित्ति कर रही है, नहीं कर रही? अब जरा सोचिए, आपको खींच के एक पत्थर मारा जाए हाथ पे, लगेगी, दर्द होएगा, भयंकर होएगा, होएगा ना। वहीं अगर आप पेड़ को मारते हैं, आपको नहीं पता उसको दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आपको मारने पर कहीं ना कहीं त्वचा पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे अंदर कोशिका भित्ति नहीं मिल रही जो हमें प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षा दे सके। लेकिन वहां तो मिल रही है ना जो उसको उन बाहरी आघातों से बचाएगी। क्या बोला मैंने? बाहरी आघातों से बचाती है। कौन बेटा जी? कोशिका भित्ति। दूसरा बेटा जी, एक दृढ़ कठोर आवरण होता है तो ये संक्रमण से भी बचाता है। किससे बचाती है बेटा? संक्रमण से। अब जरा सोचिए, कोई रोगाणु है, रोगाणु जिससे रोग होता है, कोई रोगाणु है, जाने की कोशिश कर रहा है पादप में, पादप कोशिका में जाने की कोशिश कर रहा है, तो कोशिका भित्ति जो है उसको जाने से रोकती है। लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि रोगाणु उस कोशिका भित्ति को चीर कर भी चला जाता है। लेकिन अगर हम बोले क्या रोकने की कोशिश करती है? हाँ बिल्कुल करती है मेरे भाई, यानी संक्रमण से बचाने की कोशिश करती है। कौन? कोशिका भित्ति। ठीक है। तीसरा बताएं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्या कोशिका भित्ति आकार बनाए रखती है? आप बोलेंगे हाँ सर, आकार बनाए रखती है। सोचिए, आकृति बनाए रखती है? हाँ बिल्कुल बनाए रखती है, बिल्कुल बनाती है। ठीक है। आखिरी और
सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, क्या ये, ध्यान से सुनना, क्या ये दो कोशिका के बीच में आपसी संपर्क बनाती है? क्या बोला, वापस से सुनना, क्या बोला? ये दो कोशिका के बीच में आपसी संपर्क बनाती है। हाँ, दो ना लिखकर मैं बोलूंगा कोशिका के बीच में। अब आप बोलेंगे सर दो क्यों नहीं? अब दिमाग लगाएं, एक कोशिका है जिसके ऊपर भी कोशिका, नीचे भी कोशिका, इधर भी कोशिका, इधर भी कोशिका, तो सबसे संपर्क बना रखा है, तो दो कैसे बोलूं? तो मैं ये बोलूंगा, ये कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाती है। अब आप बोलेंगे सर ये वाला समझ में नहीं आया, बाकी तो समझ में आ गए। मेरे को पता है, ये सिंपल सी बात है, बाहरी आघातों से बचाती है। कोई कठोर आवरण है जो बाहर की चीजों से बचाने की कोशिश करेगा, चलो ठीक है। कठोर आवरण है तो अंदर रोगाणुओं को जाने से भी रोकने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा। कठोर है, सॉलिड है, मोटी है, जाने से रोकेगी। आकार बिल्कुल बनाए रखती है, बिल्कुल बनाए रखती है। ये वाली चीज समझ में नहीं आई होगी आपको, मेरे को पता है। कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाती है, ठीक है। पहले तो ये समझना, जब कोशिकाओं के बीच में जो आपसी संपर्क बनता है ना, देखिएगा, ये देखिए, ये दो कोशिकाएं हैं, ठीक है, और ये इनकी कोशिका भित्ति थी, कोशिका भित्ति है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, दो कोशिकाओं के बीच में क्या संपर्क, इस परिस्थिति में ना मैंने दो कोशिका दिखाई है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सोचो, इसके ऊपर कोशिका हो, इसके इधर कोशिका हो, तो हम ये बोल सकते हैं कोशिकाओं के बीच में आपसी संपर्क कौन बैठा रही है? कोशिका भित्ति बैठा रही है, कोशिका भित्ति बना रही है। मैं इस परिस्थिति में दो कोशिका लेकर चल रहा हूं इस एग्जाम्पल में, ठीक है। अब देखिए, दो कोशिका के बीच में क्या संपर्क दिख रहा है? पुल दिख रहा है। पुल क्या करता है? दो जगह को जोड़ता है। ये पुल दिख रहा है आपको, ये ब्रिज दिख रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिज, हिंदी में बोलते हैं पुल। ये पुल दिख रहा है दो कोशिकाओं को जोड़ता हुआ, इसे बोला जाता है, याद रखना, जीव द्रव्य तंतु। वर्ड याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बनते हैं। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य तंतु, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसको हिंदी में क्या बोला? जीव द्रव्य तंतु, जो दो कोशिकाओं के बीच में पुल का कार्य कर रहा था। और ये पुल जो है, ये जो ब्रिज जो है, ये जो संपर्क का साधन जो है, ये किसने बनाया? साहब, ये कोशिका भित्ति ने बनाया। अब थोड़ा सा इसका अकल का सहारा लो। कोशिका भित्ति क्या कर रही है? कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाती है। ये लो जी, बना दिया। इस कोशिका भित्ति जो थी उसने आपसी संपर्क बना दिया कि नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया। अब ये आपसी संपर्क जो बनाया है कोशिका भित्ति ने, इस संपर्क को, या ये जो संपर्क जो बन रहा है इन दो कोशिकाओं के बीच में, ये एक पुल के कारण बन रहा है। और वो पुल किसने बनाया? इसी ने। किसने? कोशिका भित्ति ने। उस पुल का नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा, या जीव द्रव्य तंतु। खत्म, खल्लास, बस। तो आपसे ना नीट के पेपर में अगर कोई पूछे कि दो पादप कोशिकाओं के बीच में जो संपर्क होता है उसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्मेटा। किसने बनाया? कोशिका भित्ति ने बनाया, जो उसका एक कार्य था। पादप कोशिका, याद रखना, जंतु नहीं, पादप कोशिका। क्या ये सिंपल से कार्य आपको सभी को समझ में आ गए हैं? चलें, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का। अब आखिरी बिंदु, कितने बिंदु हो गए बेटा? 5। आखिरी बिंदु, छठा बिंदु, ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको बताया था कि कोशिका भित्ति किस किस में मिल रही है। आपने बोला सर शैवाल में। मैंने बोला ठीक है, ए भाग है, छठे बिंदु का पहला भाग शैवाल में मिल रही है। आपने बोला छठे बिंदु का बी भाग, और किस में मिल रही है? आपने बोला सर पादप में मिल रही है। मैंने बोला ठीक है। छठे बिंदु का, चलो यहीं पर ही बता देता हूं, सी भाग। छठे बिंदु का बी भाग हो गया, पादपों में मिल रही है।
शैवालों में मिल रही है, ठीक है, और कवक में मिल रही है, ठीक है। 3 प्रकार के जीवों में मिल रही है। कौन बेटा जी? आपकी कोशिका भित्ति। अब बात आ रही है शैवालों में जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई है? यही प्रश्न पूछेंगे ना कि शैवालों में जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी हुई है। ये आपने याद रखना है, भूलना नहीं है बेटा। शैवालों में जो कोशिका भित्ति है वो बनी होती है कुछ पदार्थों से, जिनका नाम ध्यान से सुनना। क्या क्या है? ध्यान से सुनिएगा। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, क्या बेटा? सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मेनान्स, कैल्शियम कार्बोनेट। 4 शब्द मत भूलना, कतई मत भूल जाना। और अगर आपको हल्का सा याद आ रहा हो, हल्की सी चीज, क्या? 11वीं कक्षा में एक अध्याय है वनस्पति जगत, ठीक है। उस वनस्पति जगत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक शब्द आता है थैलोफाइट, जिसके अंदर शैवालों को रखा जाता है, जो 3 प्रकार की होती है, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल। अगर ये जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो शैवाल वर्ड तो सुना होगा ना, एल्गी। शैवालों में कोशिका भित्ति मिल रही है और वो कोशिका भित्ति बनी होती है, उस कोशिका भित्ति में मिल रहा है सेल्यूलोज, उसमें मिल रहा है गैलेक्टन्स, उसमें मिल रहा है मेनन्स, उसमें मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। आप बोलेंगे सर कैल्शियम कार्बोनेट तो हम जानते हैं, ये क्या है? बेटा जी ये एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। यानी ये तीन जो है ये एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। याद रखना, एक प्रकार के क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट है, भूल मत जाना। तो कार्बोहाइड्रेट है कौन? सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है, गैलेक्टन्स कार्बोहाइड्रेट है, मेनान्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट है, और ये एक प्रकार का लवण है, कौन? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये 4 चीजें मिलती है शैवालों की कोशिका भित्ति में। सिंपल। चले आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। अब बात करते हैं किसकी? पादपी। पादपों की जो कोशिका भित्ति है उनमें क्या क्या मिलता है? तो याद रखना, उनमें मिलता है पादपों की कोशिका भित्ति में क्या क्या? अगेन सेल्यूलोज, कौन? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, पैक्टिन, लिग्निन, ठीक है, पैक्टिन, लिग्निन, ठीक है। ये 4 पदार्थ मुख्य रूप से, और भी होते हैं, सुबेरिन होता है, क्यूटिन होता है, लवण भी होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, कई सारी चीजें होती है। लेकिन मेन कौन है? यहां पर मेन कौन थे? ये 4 थे। यहां पर मेन पादपों की कोशिका भित्ति में ये 4 मेन पदार्थ हैं जो कोशिका भित्ति में मिल रहे हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या है? बेटा ये भी याद रखना, एक प्रकार के क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बच्चों? ये भी एक प्रकार की कौन है? कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल, याद रखना, भूल मत जाना। आखिरी कौन? कवक। कवक जो होती है उसमें आपने भूलना नहीं है कोशिका भित्ति। प्रश्न मुख्य रूप से यहां से भी बनता है नीट में, यहां से भी बनता है, यहां से भी बनता है, मना नहीं करूंगा। यहां से तीनों से बिंदुओं से प्रश्न बन सकता है नीट में कि शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। 4 ऑप्शन में ये दे रखे होंगे, इनमें से कोई एक, या 3 ऑप्शन में ये 3 दे रखे हैं, नीचे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। उसी प्रकार इसमें भी इस तरीके से प्रश्न। आखिरी कवक जो होती है उसमें कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो याद रखना, काइटिन, भूल मत जाना। कौन बेटा? काइटिन। और काइटिन जो होता है, आप पूछेंगे ये क्या होता है? तो प्रभु ये भी कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ, कोशिका झिल्ली जो थी उसमें मेन कंपोनेंट क्या थे, मुख्य घटक क्या थे? लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट था, जल था, मेन क्या था? लिपिड, प्रोटीन। जबकि आप यहां पर देख रहे हो कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से क्या मिल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, 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 है ना? तो ये चीज आपने याद रखनी है। आज केवल इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये बेटा जी मैंने आपको कोशिका भित्ति के बारे में कई सारी चीजें बता दी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान से सुनना, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम कोशिका भित्ति की देखेंगे, कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है। मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं है कि कोशिका भित्ति बनती कैसे है ना? जानते ही नहीं है कोशिका भित्ति बनती कैसे। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनती है, क्योंकि उसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की लाइनों में ना लिखा हुआ है प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति, द्वितीय भित्ति अंदर की ओर बनती है, प्राथमिक भित्ति कैसे बनती है, कुछ नहीं बता रखा। जब तक आप समझेंगे नहीं तो कैसे याद करेंगे, है ना? तो उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, कोशिका भित्ति को। कोशिका भित्ति हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से पढ़ेंगे। जो अब कोशिका भित्ति का थोड़ा सा भाग रह गया वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिर हम स्टार्ट कर देंगे क्या? कोशिका के अंगक यानी कोशिकांग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तो हमने कोशिका झिल्ली पढ़ ली, कोशिका भित्ति पढ़ ली, अब इसके अंदर जाएंगे कोशिका द्रव्य में, तो क्या मिलेंगे? कोशिकांग। वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है? अब बेटा जी आज जो सारा पढ़ाया है, कोशिका झिल्ली पढ़ा दी, कोशिका भित्ति पढ़ा दी, सब कुछ पढ़ा दिया। कोशिका भित्ति जो, कोशिका झिल्ली जो थी उसका जो नमूना जो था उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि वो संरचना बताई, उसका कार्य बताया, क्यों अर्धतरल ये हैं, क्यों प्रोटीन घूम रहे हैं, क्योंकि परिवहन करा रहे हैं। परिवहन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, निष्क्रिय, सक्रिय। निष्क्रिय 3 तरीके से हो रहा है, विसरण, सुसाध्य विसरण, परासरण, तीनों बताए। फिर सक्रिय परिवहन बताया। कहीं ना कहीं इन तीनों प्रक्रिया, इन जितनी भी प्रक्रिया थी परिवहन की, इनमें कहीं ना कहीं सामान्य विसरण और परासरण को छोड़कर, किसको? सामान्य विसरण और परासरण को छोड़कर बाकी जो 2 थे, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन में प्रोटीन सहायता कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं अंदर, इसलिए अर्धतरल ये थी, ठीक है? फिर हमने पढ़ी कोशिका भित्ति दृढ़ है, हार्ड है, निर्जीव है, रॉबर्ट हुक ने खोजी है, कार्य क्या कर रही है, बाहरी आघातों से बचा रही है, संक्रमण से बचा रही है और कहीं ना कहीं बेटा जी आकार बनाए रख रही है और साथ ही साथ आपसी संपर्क बनाए रख रही है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ये मैंने आपको बताया। शैवालों में अलग कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है, जिसमें एक समानता कौन? सेल्यूलोज, जो पादपों में भी मिल रहा है, ठीक है? बाकी अलग अलग चीजें थी। और कवक में काइटिन से बनी हुई थी। ये था आज जो हमने पढ़ा है। अब समय हुआ है बेटा जी आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। कौन सी प्रक्रिया निष्क्रिय परिवहन को दर्शाती है? इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो निष्क्रिय परिवहन को दर्शाती है? विसरण, सुसाध्य विसरण, परासरण, उपरोक्त सभी जल्दी से बताएं। ज्यादा समय नहीं, फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सक्रिय परिवहन में आवश्यकता होती है, सक्रिय परिवहन में आवश्यकता होती है वाहक प्रोटीन की, पंप प्रोटीन की, दोनों ए और बी या कोई नहीं? चलिए समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न था बच्चों हमारा, यहां पर कौन सी प्रक्रिया निष्क्रिय परिवहन को दर्शाती है? हमने बोला विसरण भी दर्शाती है, हाँ। सुसाध्य विसरण भी एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन, परासरण भी एक प्रकार का निष्क्रिय परिवहन है। सीधा सा आंसर उपरोक्त सभी। अब वो बच्चे जो शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा लेक्चर देख रहे हैं उन्होंने सही किया होगा। वेरी गुड। मैं थैंक यू नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए ये आपके फायदे की बात है। आप अगर पूरा लेक्चर देखोगे तो आपको फायदा होगा भाई, है ना? दूसरा प्रश्न था सक्रिय परिवहन में आवश्यकता होती है किसकी? वाहक प्रोटीन की। नहीं, वाहक प्रोटीन की आवश्यकता किसमें थी? सुसाध्य विसरण। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा पंप प्रोटीन। ये था बेटा जी हमारा आज का क्विज। होमवर्क नीचे मिलेगा होमवर्क सेक्शन में, ठीक है? जरूर करिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे किसकी? कोशिका भित्ति, जो थोड़ा सा हमारा रह गया है। तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके देन, टाटा बाय बाय।